आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कारगिल योद्धा मेजर डीपी सिंह के अदम्य साहस और वीरता की बातें। रंग केसरी ते गले विच गानी मां विच कड़ा ये सिंह दी निशानी चौड़ी छाती डुल डुल पैंदी है जवानी सिंह मशहूर सारे दिंदे ने सलामी। इनसे बातचीत कर रही हैं रेणु चतुर्वेदी। चक ले हुण हथियार अज सिंह गरजेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आपसे एक सवाल कि क्या कर रहे हैं आप। जाहिर है आप कहेंगे कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग केवल कार्यक्रम सुन रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपना काम भी कर रहे हैं और कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो देश की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, सीमा पर सजग प्रहरी की तरह खड़े हैं ताकि हम सुकून से रह सकें। ऐसे शूरवीर सैनिकों को हम सलाम करते हैं और ऐसे सैनिकों के बीच में से एक योद्धा हमारे साथ हैं। जी हाँ, जिन्होंने बता दिया कि हम फौलाद से बने हैं। ऐसे योद्धा हैं मेजर डीपी सिंह। स्वागत करते हैं डीपी सिंह जी आपका। जय हिंद सभी सुनने वालों को और जय हिंद बुआ जी आपको भी। स्वागत है आपका। जी हाँ दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। मेजर डीपी सिंह जो हमारे सामने बैठे हैं, ये अपने साथ क्या क्या लेकर चल रहे हैं। एम्प्यूटेड राइट पैर, यानी दाहिना पैर घुटनों से कृत्रिम लगा हुआ है। बाइलेटरल हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग समस्या है जो युद्ध के समय हो जाती है। और 73 शार्पनेल 1 mm से लेके 1 इंच तक के कास्ट आयरन के बॉम्ब के टुकड़े हैं, जी हाँ छर्रे हैं, जो इनके शरीर में हैं और अभी भी हैं, जो बहुत तकलीफ देते होंगे। यूरिनरी ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बाएं घुटने का ऑपरेशन हो चुका है और आंखों की भी दिक्कत है इनको। इसके संग संग हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर 10 समस्याएं हैं जो उस समय हुई थी जिस समय इनके बगल में बॉम्ब फटा था। बहुत मुश्किल, बहुत जोखिम भरा हुआ ये क्षण था, जिसके बारे में ये इतना हंसते हुए बताते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम समस्या का नाम ही नहीं दे सकते। लेकिन चलिए बात शुरू करते हैं और आज क्या क्या सुनेंगे हम, ये वाकई अद्वितीय होगा, अकल्पनीय है हमारे लिए तो। और क्योंकि ऐसा योद्धा जो स्वयं अपने बारे में बताए और यूं कह सकते हैं कि चलते फिरते ये किंवदंती बन चुके हैं और हम सब के लिए एक मिसाल हैं। जी हाँ, मेजर डीपी सिंह जी हमारे साथ हैं और तमाम बातें हो रही हैं, इनके संघर्ष की बात हो रही है और इन्होंने जो चुनौतियाँ बड़े हंसते हंसते झेल ली, या यूं कहें कि उनको ओढ़ लिया और बड़े प्यार से उसको लेकर कुछ नए मकाम हासिल कर लिए। और वो मकाम क्या क्या हैं? मैराथन की बात कर रहे थे, लेकिन कितने किलोमीटर दौड़े और किस तरह से आपको दिक्कतें ज़रूर आई होंगी, वो आप नहीं बता रहे हैं। जी बताना तो पड़ेगा। 2007 में बाहर आया था और 2009 में मैंने पहली बार नकली टांग से 21 किलोमीटर की हाफ। 2007 में कहाँ से बाहर आए थे आप? सेवा निवृत्त हुआ था। अच्छा जी, फिर? और 2 साल के दौरान ये सारी कश्मकश दिमाग में हुई जो मैंने पहले आपको बताई जी। और मैंने 2009 में पहली बार 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन लगाई थी। अच्छा। दिल्ली में, जिसके लगाने के बाद ही मतलब एक तरीके से गर्व होता है बताते हुए कि भारत का पहला सा एम्प्यूटी था जिसने हिस्ट्री में ये काम पहली बार किया था। एम्प्यूटी की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आपने बात में पहले बताया था और बहुत सारे हमारे साथी अभी सुन रहे होंगे तो उन्हें बता दें कि दाहिना पैर जो है वो आपका कृत्रिम पैर है, यानी कि नकली अंग लगा हुआ है और दिव्यांग हैं। और कितने प्रतिशत? 100%। बहुत तरीके की दिक्कतें हैं आपके शरीर में? तो मेडिकली 100% डिसेबल हूँ। अच्छा, 100% आप डिसेबल्ड हैं या दिव्यांग हैं। और उसके बाद आपने मैराथन, फिर से एक बार बताएं कितने किलोमीटर आपने की? पहली मेरी हाफ मैराथन थी 21 किलोमीटर की। 21 किलोमीटर आप दौड़े और आपने पूरी की? जी, 3 घंटे 47 मिनट लगे थे मुझे
और वो पहला दिन था जिस दिन चोट लगने के बाद मैंने अपने ऊपर विजय प्राप्त करी थी। गुरबाणी की एक लाइन है कि मन जीते जग जीत। अगर अपने मन को जीतना आ गया तो जग को जीत सकते हैं। अक्सर हम जग को जीतने में लग रहते हैं, अपने ऊपर जीत नहीं पाते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, जीत। जी। क्या बात है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 घंटे 47 मिनट तक लगातार मैं एक पाँव पे कूद रहा था और दूसरे पाँव को घसीट रहा था। ऐसा? क्योंकि वो टांग थी, वो दौड़ने वाली टांग नहीं थी, वो सिर्फ चलने वाली टांग थी। उसे दौड़ना मुमकिन नहीं था। ऐसा? जी। तो ये दौड़ने वाली टांग और चलने वाली जो होती है वो थोड़ी अलग अलग होती है क्या? जी, दौड़ने वाली टांग का मतलब है उसको ब्लेड बोलते हैं। अच्छा। उसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है कि आप उसमें अगर दौड़ने, जैसे आम इंसान दोनों पाँव से दौड़ता है वैसे दौड़ोगे तो आपसे दौड़ा जा सकेगा। अच्छा। जो चलने वाली टांग होती है उसकी बनावट उस तरीके से नहीं होती है और उसमें अगर आप दौड़ने की कोशिश करोगे तो 2-4 कदम तक तो दौड़ सकते हो, उसके बाद फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि उसमें उतना लचीलापन नहीं होता है जो दौड़ते वक्त चाहिए होता है। घुटने उतने नहीं मुड़ते हैं, उतनी तेजी से कहना चाहिए ना कि शॉक एब्जॉर्बर नहीं होता। मतलब वो टेक्निकल चीजें हैं, उसमें हम ना ही जाएं क्यों तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा जब तक देखेगा नहीं, वो समझाना पड़ेगा। जी जी। मगर दोनों में फर्क है। लेकिन वो मतलब एक तरीके से जो चलने वाली होती है इसलिए कि आपकी जिंदगी जो है वो चल सके सीधे सीधे तरीके से। काम चलने वाले जो होते हैं वो आप उससे कर सकते हैं, तो सामान्य होती है। जी जी जी। तो अब ये बताया जाता था कि जो चलने वाली टांग है उसमें जो आर्टिफिशियल नी लगा हुआ है उसको आप 1.5-2 घंटे तक लगातार अगर चलोगे या ज़्यादा लंबा चलोगे तो हो सकता है कि उसमें डैमेज हो जाए प्रोडक्ट में। अच्छा। मगर अब सवाल ये था कि प्रोडक्ट डैमेज करना है या इज्जत डैमेज करनी है। क्योंकि फौजी अगर एक कोई कदम उठा लिया कि ये कुछ करना है हमने, तो बीच में तो छोड़ा जा नहीं सकता जब तक फिनिश ना हो। हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ कि खुद के ऊपर जीत प्राप्त करी थी वो उसका कारण ये था क्योंकि मेरा भी जो दिमाग जो था, हर इंसान में 2 दिमाग होते हैं, मतलब 2 प्रकार की सोच होती है। एक उसको प्रेरित करती है और दूसरा उसको खींचती है पीछे की तरफ। जी। तो मुझे भी खींच रही थी कि यार क्या तूने पंगा ले लिया, चोट लग रही है, तेरे को घर्षण के कारण तेरे दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, तो छोड़ दे। किसी ने तो तेरे को बोला नहीं है, ठीक है ना, या शॉर्टकट लेके चला जा चुपचाप। जी। जाके आगे फोटो खिंचवा लेना या लिफ्ट ले ले, यहाँ से किसी के स्कूटर पे बैठ, तेरे को वैसे टांग दिखाने पे कोई भी बिठा देगा, लिफ्ट दे देगा। जी। जाओ आगे फिनिश पॉइंट पे जाके फोटो खींच के फेसबुक पे डाल के खुश हो जाना। पर सवाल ये है कि आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। जी। दुनिया से तो आप धोखा दे सकते हो, क्या अपने आप को धोखा दे सकते हो? और दूसरी बात, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा है एक छोटा, उसकी आंख में आंख मिला के क्या मैं बोल सकूंगा कल को कि तेरा बाप जो फौजी है वो अपनी भी बेइज्जती करा के आ गया और झंडे की भी बेइज्जती करा के आ गया। तो ये बात मुझे बार बार मतलब झंझोड़ रही थी कि ये फालतू की दिमाग मत चलाओ और सिर्फ लगा रहे। तो बस लगे रहो 3 घंटे 47 मिनट तक लगे रहो। बहुत मुश्किल है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ना यही गाना सुना जाए, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी
है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला। आप बड़े मजे से हंस के कह रहे हैं, लेकिन वाकई बहुत मुश्किल काम है। और इस तरीके की दिक्कत घुटने में जहाँ से टांग लगी रही होगी वहाँ बहुत तकलीफ। वहाँ तकलीफ हुई थी, लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि चलने वाली टांग से हॉप रनिंग बोलते हैं उसको, हॉप रनिंग करना फिर भी आसान था जी। 2011 में मुझे ब्लेड मिला जी। 3 बार मैंने चलने वाली टांग से मैराथन लगाई, हाफ मैराथन लगाई 21 किलोमीटर। उसके बाद भारतीय सेना ने देखा कि भैया ये सिपाही कुछ अजूबा काम कर रहा है। तो मेरे जो एडजुटेंट जनरल होते थे उस समय लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सबरवाल, उनसे मुलाकात हुई एक जगह पे। उन्होंने पूछा कि बेटा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो मैं बोला सर आई हैव हर्ड कि एक लेग होती है आर्टिफिशियल लेग जिसको ब्लेड बोलते हैं, जो कि रनिंग करने में सपोर्ट करती है। कहते वो कहाँ से मिलती है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता सर। कहता डोंट वरी, यू राइट ए डेमी ऑफिशियल लेटर टू मी एंड वी विल प्रोग्रेस अबाउट इट, वील फिगर आउट क्या करना है। मैंने उनको डीओ लिखा जी। उन्होंने वो आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पूना को रेफर कर दिया। और इस तरीके से 2011 में भारत को पहला एक ब्लेड इंपोर्ट करना पड़ा। और ये गर्व होता है बताते हुए मुझे कि मैं एक सेवानिवृत्त सिपाही था, उस समय वेटरन था, रिटायर्ड था जी। लेकिन जो भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट हुआ वो इंडियन आर्मी ने एक सेवानिवृत्त सिपाही को दिया। क्या बात है। वो जज्बा जो था ना उसको देख कर दिया था। देखिए ये तो एक मौके की बात है कि जी। मुझे वो मौका मिला, अदरवाइज भारतीय सेना का हर सिपाही इस जज्बे को रखता है। सर लेकिन जहाँ तक बात होती है कि जिस तरीके की आपकी स्थितियाँ आई वो भी जाहिर है कि अपने आप में एक मिसाल है। और उसके बाद आपने उसको चुनौती के तौर पर लिया, संघर्ष किया और फिर से दौड़ने लगे। 21 किलोमीटर दौड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। लेकिन सबकी ज़िंदगी में ये अवसर नहीं आते हैं। वो अवसर आपने लिया और उसको चुनौती के तौर पर लेकर उसको पूरा किया, हासिल किया। और ये जो ब्लेड रनर आप बने, जाहिर है कि कोई चीज़ मिलती है तो हम कितना सम्मान उसका करते हैं ये भी तो निर्भर करता है कि वो किसको मिल रही है। तो आपने उसका पूरा मान रखा। तो पहला जब आयात हुआ ब्लेड और आपने दौड़ की, उसका पूरा सम्मान रखा, मान रखा और आपने साबित कर दिया कि ये जो मंगवाया गया है आपके लिए वो यूं ही ज़ाया नहीं होगा। और क्या उपलब्धि हुई उसके बाद आपकी?
जी, ब्लेड मिलना तो बड़ा आसान था, लेकिन ब्लेड पे दौड़ना बड़ा मुश्किल था। ऐसा? क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि आम जो चलने वाली लात जो कृत्रिम अंग था जी, उस पे जो वो हॉप रन करना तो रिलेटिवली आसान था। जब ब्लेड से दौड़ रहे थे तो पूरी बॉडी अप डाउन होती है दौड़ते वक्त। अच्छा। और वो भी सिर्फ एक पैर? हाँ, एक समय में एक पाँव के ऊपर आपका पूरी बॉडी का वजन है। और जब आप दौड़ते हो तो वो एक तरीके से 3 या 4 गुना वजन हो जाता है जब आप लैंड करते हो। तो वो जो ब्लेड की जो फिटिंग थी, जो एक पार्ट होता है आर्टिफिशियल लेग का सॉकेट जो कि कटी हुई टांग पे पहना जाता है जी, वो इतना अच्छा नहीं था उस समय, क्योंकि लोगों को यहाँ पे बनाना नहीं आता था। अच्छा। मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जो ऐसी एक्सट्रीम एक्टिविटीज में यूज कर रहा था जी, और उसकी फिटिंग ठीक नहीं थी। और ऊपर से मेरे कटी हुई टांग में भी तकरीबन 28 छर्रे हैं। ओहो। तो वो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उसकी फिटिंग ठीक ना होने के कारण मैं ब्लेड से पहली बार जब दौड़ा था मुझे 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। अब वो 2 घंटे 40 मिनट तक वो अप डाउन में रगड़ लगती रही शरीर पे। तो उसको स्टंप बोलते हैं, कटी हुई टांग को। स्टंप में जो रगड़ लगती रही उससे मांस के टुकड़े छिल के निकल गए, खून से लहूलुहान हो गई जो जुराब पहनी थी ऊपर उसके। तो पहली बार 2011 में जब मैं दौड़ा था तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसी चोट लगेगी, लेकिन चोट लगी। अब शरीर गर्म होता है दौड़ते वक्त, तो उस समय तो पता नहीं चला। जब खत्म हुआ तो पता चला कि उतारना मुश्किल हो गया। इतनी स्वेलिंग हो गई कि वो फंस गया, निकलना मुश्किल हो गया उसका। फिर किसी तरीके से खींच के निकाला तो देखा जख्म हो रखे हैं, खून से भरी सॉक्स जुराब पूरी खून से लथपथ थी। फिर 15 दिन तक पट्टियां बांध के उसके जख्मों को ठीक किया। अब कीड़ा दिमाग में ये था कि अगर ब्लेड मिला है और ये चोटें लगी हैं तो इसका मतलब भगवान चाहता है कि इसका कोई इलाज किया जाए। क्योंकि गिव अप करना तो बड़ा आसान है जी। आप कारगिल युद्ध में घायल हुए, उसके बाद आप पहले एम्पुटी मैराथनर बन गए, अब उसके बाद पहले ब्लेड रनर बन गए, तो आप ख्यातियाँ प्राप्त हो गई जी। लेकिन अगर चोट लग रही है तो मेरे दिमाग में ये आया कि इसका जवाब ढूंढना जरूरी है ताकि मेरे बाद औरों को ये चोट ना लगे जी। तो कई तरीके के मैंने जुगाड़ किए उसको ठीक करने के, लेकिन फाइनली 3 या 4 बार जुगाड़ करने के बाद वो फिट हुआ। और ये 3-4 बार जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये था कि हर बार कोई नए जुगाड़ के साथ दौड़ने जाया करता था मैं। अच्छा। और हर बार वैसी चोट लगा के वापस आ जाता था। जुगाड़ से मतलब क्या, कुछ और लपेटते थे या क्या करते थे? हाँ, उसके अंदर की फिटिंग में कुछ पैचेस लगाने थे, फिर कुछ अलग तरीके की जेल सॉक्स पहनने की कोशिश करी जी। तो अलग अलग जो कुछ समझ में आता था प्रयोग कर रहे थे आप। हाँ जी। तो लेकिन उसमें क्या होता था कि अगर आप को पता था कि मुझे पता था 10-12 किलोमीटर तक जाते जाते अगर वो छिल शुरू हो गया तो 10-12 किलोमीटर तो सस्टेन करेगा, उसके बाद मांस छिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिस में मैं हमेशा उस डिस्टेंस से कम ही रखता था कि अगर बाई चांस चोट लगे भी तो मेरे को ऐसी ना लगे कि प्रैक्टिस ही बंद हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस बंद होगी तो फाइनल लेने वाले दिन दौड़ नहीं पाएंगे। अब 21 किलोमीटर दौड़ना है तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि प्रैक्टिस में वो जो प्रयोग किया वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ, वो फाइनल डे में पता चलेगा, वो उसी समय पता चलेगा। और फाइनल डे में वो 3 या 4 बार में पता नहीं चला, फिर 4-5वीं बार जाके पता चला कि ओके ये तरीका शायद फिट हो गया। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहली बार तो चोट लगी तो पता नहीं था, दूसरी बार पता था कि चोट लगेगी फिर भी पीछे भागे तो पता होने के बाद दर्द ज्यादा होता है जी, लेकिन कुछ जुनून था शायद। और फिर वही है कि कृपा थी ऊपर वाले की, उसने कुछ करवाना था। उसके बाद मेरे को चोट लगनी बंद हुई और फिर मैंने अपनी एक एनजीओ भी शुरू करी थी 2011 में ही, द चैलेंजिंग वंस, जिसमें मेरे साथ एम्पुटी जुड़े हुए हैं देश भर के। उनके साथ फिर ये चीज़ शेयर भी करी ताकि उनको ये दिक्कत ना आए। तो एनजीओ की बात हम करेंगे, उससे पहले यहाँ पर एक गीत सुन लें। इतनी बड़ी आपकी उपलब्धि, किस तरह से आपने एक इतनी बड़ी दिक्कत को पार किया, उसको किनारे बैठा दिया और बाकी सबके लिए भी मिसाल बन गए। वैसे तो किसी को ज़रूरत ना पड़े इस तरीके की, लेकिन हाँ पड़े तो ये नहीं है कि रास्ता बंद है, दरवाज़ा बंद हो चुका है, आपने नए रास्ते बना दिया। तो यहाँ पर एक गीत हो जाए। हाँ, वो एक जिद्दी होना जरूरी होता है, तो वो क्यों ना यही गाना सुना जाए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ
कुछ भी नहीं कुछ भी अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो पूरी हो तेरी हर दुआ आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी। तो ये तो हुई शुरुआत। उसके बाद ये हो गया कि चलिए आप मैराथन रनर बन गए और वो भी ब्लेड रनर। उससे पहले आप एम्पुटी रनर थे ना? जी, मतलब ब्लेड से भागने के बाद वो नाम पड़ गया कि ब्लेड रनर, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया। इसके बाद और क्या क्या उपलब्धियां रही आपकी? तो आप ब्लेड से भागने जब आसान इन द सेंस कि चोटें लगनी बंद हो गई थी ब्लेड से भागना, फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा ऊंचाई पकड़ते हैं। तो मैं पहाड़ों पे दौड़ने चला गया। अच्छा। सांगला वैली में भागा, कारगिल में भागा, ले जो 11,500 फीट पे वहाँ पे भागा। अब वहाँ पे चलना भी मुश्किल होता है क्योंकि हवा में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, हाई ऑल्टीट्यूड के कारण। लेकिन अब वही परमात्मा ने करवाना था तो हुआ, वहाँ पे भाग के आए और वो भी सक्सेसफुली। उसके बाद मुझे लगा कि अब दौड़ना काफी हो गया। जंगलों में भाग लिए, पहाड़ों में भाग लिए, कच्चे रास्ते में भाग लिए, गिर के भाग लिए, उठ के भाग लिए। अब और क्या। फिर 2018 में भारतीय सेना ने, जनरल रावत उस समय चीफ हुआ करते थे, वो साल जो था वो डेडिकेट किया था डिसेबल सोल्जर को जी। उस दौरान मुझे मौका मिला। जनरल रावत का कहना था कि यार कुछ ऐसा किया जाए जो सोल्जर के डिसेबल होने के बावजूद उसके जुनून को एग्जाम्पल बने। तो मैंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मेरे दिमाग में कई बार आया करता था कि स्काई डाइविंग करनी है जिंदगी में। अच्छा। तो मैंने बोला सर मैं, अगर आप इजाजत, मन में सपना, वो सपना था। मैंने कहा कि अगर आप इजाजत दो तो मैं स्काई डाइविंग का कोर्स करना चाहता हूँ। अच्छा। कहते आर यू श्योर? क्योंकि वो मतलब टांग, मैंने कहा सर आप चिंता ना करो, आप अलाउ करो सर, बाकी देख लेंगे। अच्छा। तो आर्मी एडवेंचर विंग ने उस समय मेरे को स्पेशल, जनरल रावत ने परमिशन दी और आर्मी एडवेंचर विंग ने मुझे ट्रेनिंग दी। नासिक में मेरी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई 2018। 2019 मार्च में और 28 मार्च को पहली बार एशिया में कोई डिसेबल, कोई एम्पुटी जो है हवाई जहाज से ऊपर तो गया, लेकिन वो वापस हवाई जहाज से नहीं आया, वापस छलांग लगा दी। छलांग लगा कर आया। ओहो। तो वो जंप किया था पहली बार नासिक में। कितनी ऊंचाई से? वो था, हेलीकॉप्टर से गए थे 9,500 फुट पे। उसके बाद फिर मेरे को कनाडा में जाके ट्रेनिंग करने का मौका मिला।
वहाँ से 12,500 फीट से 7 बार और जंप किया। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जज्बात की बात है, और इसके संग सम्मान क्या क्या मिला आपको? तो ये जो जितने भी पहला एम्पुटी होना, पहला ब्लेड रनर होना, हाई ऑल्टीट्यूड पे पहली बार भागने वाला एम्पुटी जी, और उसके बाद स्काई डाइविंग, ये सारे के सारे लिम्का रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा। और इसके अलावा बाकी सम्मान भी मिले, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जिसे मैं बोल सकता हूँ वो नेशनल अवार्ड है जो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया जी। रोल मॉडल कैटेगरी में अंडर मल्टीपल डिसेबिलिटीज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में जो नेशनल अवार्ड था वो मुझे 2018 में मिला जी। था। वो एक गर्व कराने वाला अवार्ड था। हालांकि जो वॉर में मेंशन डिस्पैचेस मिला था उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई में देश के लिए लड़ते हुए मिला था जी। वूंड मेडल का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए लड़ते मिला था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हर एक अवार्ड का अलग अलग महत्व है और वाकई आपने बहुत संघर्ष करके उसको हासिल किया है। दोस्तों हम बता दें कि लिम्का अवार्ड जो है वो 2009, 2011, 2015 में मिला। लिम्का पीपल ऑफ द ईयर 2016 आप बने। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंग्स फॉर लाइफ वर्ल्ड रन फॉर कैंसर 2014 में आपने ये उपलब्धि हासिल की, और वॉल ऑफ ऑनर मिला आपको, और भी बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं। वॉल ऑफ ऑनर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं डोगरा रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ जी। 7 डोगरा मेरी पलटन है। तो डोगरा रेजिमेंटल सेंटर फैजाबाद में है। हर रेजिमेंट का कहीं ना कहीं सेंटर होता है जहाँ पर वहाँ के सोल्जर भर्ती होते हैं और ट्रेन होने के बाद वो पूरे देश में अलग अलग रेजिमेंट्स में जाते हैं, सेवा देते हैं। जी। तो फैजाबाद में हमारा सेंटर है और वहाँ पर जो म्यूजियम है बना हुआ, शांखला म्यूजियम जी, उसमें वॉल ऑफ फेम पे जैसे अब एक वॉल के ऊपर एक हिस्सा मुझे दिया गया है मेरी उपलब्धियों का, वहाँ पे अवार्ड्स का चित्र वगैरह लगे हैं और वो एक बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि खुद की रेजिमेंट से वॉल ऑफ फेम पे अपना नाम अंकित करना, क्या बात है, कुछ अलग है। सही बात है। और आपने जाके खुद उसको देखा? अभी तक तो नहीं जा पाया। ये आपकी इच्छा जरूर होगी। जी इच्छा है बिल्कुल। और आपके बेटे को भी जरूर मन में होगा कि देखें। जी बिल्कुल, लेकिन इच्छा से मुझे याद आया कि मेरी एक बहुत ही दबी हुई इच्छा कई सालों से थी जी, डॉक्टर कर्नल राजिंदर सिंह से मिलने की, क्योंकि उन्होंने मुझे एक तरीके से उन्होंने ही दूसरा जीवन दिया जी। तो तकरीबन आई थिंक 2019 में मुझे पता चला था उनके बारे में कि उनका नंबर मिला था मुझे, और फिर उनके साथ मैं कनेक्ट किया जी। फिर 2016 में शायद पता चला था, और 2019 में मेरी बुक जो निकली थी ग्रिट द मेजर स्टोरी, ग्राफिक नॉवल है, उसके जो को ऑथर हैं फिरोज, वो कैलिफोर्निया में ही है बेस्ड, और कैलिफोर्निया में ही ये डॉक्टर साहब अभी रिटायर होने के बाद चले गए। उन्होंने मेरे से उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करवाई और वो बुक दी उनको। ओहो। तो दिल में लेकिन लालसा थी कि मैं खुद जाके मिलके उनका ग्रैटिट्यूड कन्वे करूं कि उन्होंने मुझे बचाया है जी। तो पिछले साल 2023 में मेरे को यूएस में जब मैं फ्लाइंग सीखने के लिए गया था, वहाँ मौका मिला और मैं उनसे जाके इतने सालों के बाद उनसे जाके उनके पाँव छुए, उनके गले लगा और उनका धन्यवाद दिया कि आपने मुझे बचाया। तो वो एक अलग फीलिंग थी। क्या बात है। चलिए, ये जो आपने बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि दोबारा जन्म हुआ, तो रीबर्थ वाली जो बात है इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप केक भी काटते हैं, केक पर कुछ खास लिखवाते भी हैं। उससे पहले अपने साथियों को बता दें कि सिंह साहब ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्मी 2018 रह चुके हैं। ऐसी तमाम उपलब्धियां आपकी झोली में हैं। जब बहुत ज़्यादा सम्मान मिल जाता है तो हमें लगता है कि एक दो जो बहुत अपने दिल के करीब होता है बस वही याद रह जाता है, और बाकी सब लगता है कि ठीक है मिल गया। तो चलिए हम इसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पर मुझे एक बात से ना बहुत डर लगता है जी, और वो ये डर है कि उपलब्धियां मिलती हैं, उपलब्धियां देने वाला भी ऊपर वाला है, उसका शुक्राना भी होना चाहिए जी, लेकिन कहीं दिमाग में गुरूर ना चढ़ जाए, इससे बहुत डरता हूँ मैं। तो गुरूर ना चढ़ जाए इसीलिए तो कहा कि गीत सुन लेते हैं। यहाँ पर एक पॉज हो जाएगा, तो बस कौन सा गीत सुनेंगे सर? तो मैं राज कपूर की मूवी से काफी प्रेरित हुआ करता था, क्योंकि काफी अच्छे संदेश हुआ करते थे उसमें, और मैं और मेरा बेटा कई बार मिलके ये गीत गाते हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान। क्या बात। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। गीत से पहले मेजर साहब हम बात कर रहे थे कि आपके रीबर्थ की बात, और वो आप जन्मदिन मनाते हैं और आपने शुक्राना भी अदा किया और याद रखते हैं हर वक्त कि किसने किसने क्या क्या किया है आपके लिए ज़िंदगी में, और जिसने नहीं भी किया है उसके लिए भी आप बराबर धन्यवाद ज्ञापित करते रहते हैं और बिल्कुल विनम्रता आपके व्यवहार में है, व्यक्तित्व में है। तो चलिए आपके उस केक की बात करते हैं जो आप 15 जुलाई को काटते हैं। ये सिलसिला कुछ सालों पहले ही शुरू किया, क्योंकि अचानक मुझे याद है मैं हैदराबाद में था और मेरे कोर्समेट्स, जब हम जाते हैं कहीं तो कोशिश होती है कि जो उस शहर में जो कोर्समेट बैठा है उसके साथ मुलाकात करें। तो उस दिन 15 जुलाई था कोइंसिडेंटली जी, और उन्होंने बोला यार सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आज का दिन तो बड़ा अच्छा है, तो एक काम करो केक लेके आओ जी। तो मेरा कोर्समेट है कर्नल बमसी, उसको मैंने बोला यार तू आते आते केक ले आना। कहता क्या लिखना है? मैंने बोला उस पर लिखवा लेना हैप्पी डेथ एंड रीबर्थ डे। बोलता ठीक है हो जाएगा। उसने नहीं दोबारा पूछा क्या है ये जी, लेकिन वो कन्फेक्शनरी की दुकान पे गया तो भाई साहब हिल गए, हैं क्या लिखवा रहे हो सर, पक्का? तो इन्होंने बोला शट अप, जस्ट लिख जो तेरे को बोला जा रहा है, फौजी की तरीके से जी। क्योंकि फौज में जान और हाथ पैर आना जाना ये सब चीजें आम है। अगर इसके ऊपर रोना बैठ गया तो फिर आप अपने मिशन में कभी कामयाबी नहीं पा पाओगे, कुछ नहीं कर सकते जी। तो उस दिन से हमने वो एक तरीके से रिवाज या रीति बना दी कि हर 15 जुलाई को ये सेलिब्रेशन किया जाए। एक तो ये मेरा मुझे याद दिलाता है कि मैं अभी 25 साल का ही हुआ हूँ। दूसरा ये एक तरीके से मेरा एफर्ट है ये याद दिलाने का कि मौत जो ग्रंथों में लिखा गया है एक इज दी ओनली सच्चाई जी, यही एक सच है, बाकी सब मिथ्या है। तो सच के आगे सिर निभाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आनी तो है सबके लिए जी। और जिंदगी में हम कुछ गलती करते हैं अक्सर तब जब हम किसी चीज के डर में वो काम करते हैं। तो मुझे लगा कि अगर हम सबसे ज्यादा बड़ा डर को सम्मान देना सीख जाएंगे तो छोटे मोटे डर से डरना बंद हो जाएगा जी।
तो इसलिए ये एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश करता हूं मैं कि मौत को सम्मान दीजिए, क्योंकि वो सच्चाई है, लेकिन उससे डरिए मत। और जिस दिन आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी, उस दिन आप छोटे मोटे चीजों से डरना बंद कर देंगे और आपका जो जीवन है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। और वैसे तो कार्यक्रम की शुरुआत से ही आपकी जितनी भी बातें हैं हम सब के लिए एक उपदेश जैसी कह सकते हैं, या यूं कहें कि जीवन का फलसफा बताती हैं। आपने तो बाबा जी बना दिया मुझे। मैंने कहा कि जीवन का फलसफा बताती हैं, मैंने तुरंत इसीलिए ठीक कर लिया। लेकिन आपने चूंकि जाहिर है कि जिंदगी मौत दोनों को इतने करीब से देखा है और अब जिंदगी वाकई सही मायने में जी रहे हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं और आप जो कहेंगे वो बिल्कुल सच्चाई के करीब होगा और सच्चाई ही होगी। ये तो हो गई कि मौत की बात बार बार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में जो है वो आपको जो अब तकलीफ क्या होती है या कुछ नहीं होती है, और ख़ास तौर से आपने बार बार कहा कि सिंगल पेरेंट हैं आप, तो बेटे को संभालने में, उसको बड़ा करने में किस तरीके की चुनौती आई आपको? मेरा बेटा 2 साल का था जब से मैं उसके साथ बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। चुनौती तो बहुत आई जी, क्योंकि मुझे सबसे पहले इस बात को मानना था, एक्सेप्ट करना था कि मैं माँ और बाप दोनों का काम कर सकता हूँ। क्योंकि कहते हैं कि माँ की कमी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कमी शायद लोगों के नज़रिए में इसलिए आई क्योंकि माँ और बाप दोनों होते हैं जी। तो बोलते हैं माँ खाने के लिए पूछती है, तो मेरे बेटे से पूछो, मैं भी उससे खाने के लिए बहुत बार पूछता हूँ। क्योंकि माँ नहीं है तो बाप अपने आप ये रोल ले लेता है, जैसे माँ बाप नहीं होता तो माँ भी वो बाप का रोल ले लेती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अकेले हो या आप दुकेले हो जी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रोल कोई बड़ा छोटा है या माँ ज़्यादा बड़ी है या बाप ज़्यादा बड़ा है। अपने अपने उनके कर्तव्य हैं जिसको वो बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। जो निभाता है ठीक से वही सही है। बिल्कुल। अगर नहीं निभा रहे हैं तो माँ होकर भी अगर हम ठीक से नहीं निभा रहे हैं तो हालांकि ये बात सच है कि माँ जो जननी है उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता जी, क्योंकि पूरी सृष्टि उसी कारण से बन रही है, उसी कारण से चल रही है जी। लेकिन अब वो अगर उसका अभाव है तो जितनी कमी पूरी करी जा सकती है वो करने की कोशिश मैं करता था। तो कई बार ये होता था कि मैं अगर अपने बेटे से खुद नाराज हूँ, अब मैं कैसे उसे समझाऊं कि बेटा अगर बाप नाराज है तो बाप को पटाना कैसे तो कैसे करते हैं आप? तो आई यूज्ड टू स्टेप आउट, अपने आप से मैं बाहर निकल के जाके उसको बोलता था कि यार अगर पिताजी के साथ ऐसी नाराजगी हो जाती है तो जाके गले मिल लेना। अच्छा। पापू को गले मिलने जाके खुश हो जाएगा तब वो अपने पापा से आके गले मिल लेता है, तब आप उसके सखा बन जाते हैं, है ना? हाँ। तो ये 19-21 चलता रहता है और अब वो बड़ा हो गया, 22 साल का हो गया है। वाह। और 22 साल के एक मतलब समझदार, मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि मैं उसको कोई कुछ ना बनाऊं, सिर्फ एक समझदार इंसान बनाऊं, जो एक सुशील और समझदार इंसान। बाकी जो बनना है, जो नहीं बनना है, वो अपनी उसकी किस्मत है। उसमें कई बार बाप का रोल थोड़ा दबंगी से भी करना पड़ता है, कई बार भी होना पड़ता है, कई बार उसके साथ प्यार भी करना पड़ता है, कई बार उसको पुचकारना भी पड़ता है, कई बार सख्ती भी। तो ये मिश्रण है सब चीज़ों का, लेकिन ये इसी का मजा है। संतुलन तो रखना पड़ेगा। मगर उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पेरेंट होने का एक सबसे बड़ा जो रोल है उसमें ये जिम्मेदारी आ जाती है कि आप वो काम खुद ना करें जो आप अपने बच्चे से नहीं करवाना चाहते। तो इसके लिए खुद के ऊपर संयम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आपका बच्चा आपको देख के सीखेगा ही सीखेगा। बिल्कुल। तो पेरेंट बनने से पहले या पेरेंट अगर आप बन चुके हो तो जो आप एज ए बैचलर कर रहे थे उसमें थोड़ा सा संयम बरतना जरूरी है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं एक बार जी रेड लाइट पे, मेरी लाइट ग्रीन हुई और मैं स्कूटर पे था अपने बेटे के साथ, तो किसी ने जंप करी लाइट दूसरी तरफ से और मेरे मुंह से निकला तुरंत, ओ तेरी साले की। तो मेरे बेटे ने तुरंत बोले, ओ तेरी साले की। और वो मेरे मुंह पे थप्पड़ था जी कि भाई साहब अब आप अकेले नहीं हो, बैचलर नहीं हो, ऐसे नहीं बोल सकते हो, अब आप बाप बन चुके हो, तो आपको अपने आचरण पे संतुलन दिखाना पड़ेगा। और आचरण का संतुलन आप नकली नहीं कर सकते, आप जो हो वो दिखोगे और बच्चा वो देखेगा, वो देखेगा और देख के सीखेगा, बोलने से नहीं सीखेगा जी। तो इसका फायदा भी हुआ क्योंकि खुद की आदतों में ठीक करने का मौका मिला, सुधार आ गया, सुधार लाने का मौका मिला और शायद कोशिश है कि सुधार आया भी है कुछ। बिल्कुल जाहिर है, जब आपने इतनी कहना चाहिए 2 दशक परवरिश दी अकेले, और जैसा कि आप खुद खुश हैं कि एक अच्छा बच्चा बने, ये जो आपका लक्ष्य है वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जैसा आप सोच रहे हैं, ये एक विचार जो होता है वो एक पूरी जिंदगी बनाता है।
और विचार से ही पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। यहाँ पर एक गीत सुनते हैं, फिर हम थोड़ी सी बीमारियों के बारे में और बात करेंगे आपसे। आपने अभी पूरी बातें नहीं बताई हैं, थोड़ी सी छुपा ली है, तो सिंह साहब यहाँ पर एक गीत सुनते हैं। वो गीत सुनते हैं, आनंद मूवी का वो गीत है, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। क्या बात है, बेटे के लिए गा रहे हैं आप, तो 2 लाइन तो गाएंगे आप। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। तो दोस्तों, ये था एक पिता का अपने बेटे के लिए प्यारा सा गीत, जो सपना आपने देखा और जो बखूबी निभा रहे हैं। जी हाँ, मेजर डीपी सिंह जी हमारे साथ हैं। आपने कहा कि रिजेक्शन आपको प्रेरणा देता है, और ये आपका कहना चाहिए वाक्य है, मंत्र है। और बहुत सारी चीजें जो आपको मिली, जिसे लगता है हम सबके लिए कि वो रिजेक्शन था, आपने उसको प्रेरणा बना लिया। दिक्कतों की बात पर एक बार हम फिर आना चाहते हैं और दोस्तों को बताना चाहते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें भी ऑपरेशन हुआ, उसकी भी कुछ दिक्कत है आपको? जी जी जी, उसमें कुछ ग्रोथ हो गई थी, जिसको
बड़ी अजीब सी बात है। मैं सेवानिवृत्त होने के बाद एक बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक के साथ काम करता था, और एक दिन अचानक मैं हॉस्पिटल चला गया कि चेक कराते हैं, क्योंकि जब फौज में थे तब तो एनुअल इंस्पेक्शन हुआ करता था बॉडी का जी। उसके बाद वो हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि खुद कर लेते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड करने लगे डॉक्टर साहिबान, तो उन्होंने मेरे से पूछा, यार एक बात बता, कितनी जल्दी बेस हॉस्पिटल जा सकता है? दिल्ली में था मैं। मैंने बोला, सर क्या हो गया? मुझे अंदर ही अंदर कुछ खुशी सी भी हो रही कि कुछ नया होने वाला है। मैंने कहा, सर अभी चला जाता हूँ। कहता एक काम कर, निकल ले। अच्छा। मैं बेस हॉस्पिटल पहुंचा, उन्होंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट साथ में दी थी। वहाँ पे डॉक्टर थे, कर्नल देवेंद्र सिंह ही था उनका नाम। तो उन्होंने रिपोर्ट देख के मेरे को पूछा, यार तू कितनी जल्दी एडमिट हो सकता है? मैं कहा, इसका मतलब कुछ होने वाला है। तो मैंने कहा, सर एडमिट तो अभी हो सकता हूँ, लेकिन कपड़े उठा लाऊं कि ना? कहते लेके आ जा। अच्छा। मैं गया घर और अपना आके एडमिट हो गया। अगले दिन उन्होंने मेरी सर्जरी कर दी। सर्जरी करी, बायोप्सी के लिए गया, तो लकीली वो बायोप्सी में मैलिग्नेंट नहीं निकला, नहीं तो उनको अंदेशा था कि शायद ये कैंसरस ग्रोथ ना हो। मगर वो जो इन्फेक्शन था, वो 30 साल की उनकी नौकरी हो चुकी थी, कर्नल देवेंद्र सिंह की, जो डॉक्टर थे यूरोलॉजिस्ट। उन्होंने बताया, मेरी पूरी नौकरी में ये तीसरा या चौथा पेशेंट है, इन्फेक्शन भी बड़ा रेयर है। मैं कहा, डीपी सिंह भी रेयर है सर, चिंता ना करो। तो मैंने बोला, सर ये है क्या ना, इन्फेक्शन क्या है? तो बोले कि ये है, उसका नाम बताया। तो मैंने बायो का स्टूडेंट तो मैं था नहीं और बड़ा वीक था, लेकिन वो नाम मैंने रटा क्योंकि बड़ा रॉयलिश सा नाम है, सिस्टाइटिस सिस्टिका ग्लैंडुलरिस। क्या बात है। मैं बोला, ये तो बड़ा रौबदार नाम है, ये तो बताना पड़ा करेगा। मतलब जैसे वो आनंद पिक्चर में नहीं होता, लिम्फोसार्कोमा इंटेस्टाइन। जी जी, ऐसे ही ना एग्जैक्टली। तो ऐसे वो खैर लकीली ग्रोथ नहीं थी। उसके बाद थोड़ा बहुत वो तंग किया, काफी सालों तक उसको मैं रेगुलर इंस्पेक्शन भी करवाता रहा, मगर अब काबू में है चीज। काबू में है। लेकिन फिर भी क्या लगता है, जो आपके संग हुआ, जो ब्लास्ट हुआ पास में, उसके बाद कुछ और भी संभावना है कि कुछ डेवलप हो सकता है, या क्या लगता है उसके साइड इफेक्ट्स और क्या? देखिए, अगर होना भी चाहिए तो मैं क्यों सोचूं, जब होगा तब देखी जाएगी। आप तो स्वागत कर लेंगे। तो सोचने से उसको जल्दी बुला के क्या फायदा? मैनिफेस्टेशन ही करना चाहिए ना। आप तो हार्टफुलनेस के खुद फॉलोअर हैं, और मेरे हिसाब से हार्टफुलनेस को मैं भी बड़ा अच्छे से फॉलो करता हूँ, जिसमें स्पिरिचुअलिटी का जो एक एंगल है, बड़ा सॉफ्ट तरीके से, बड़े सादगी से उसको हम फॉलो कर सकते हैं। ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं अपने आप को जी। तो क्लीन करना जरूरी है ना, सोचना जरूरी थोड़ी कि अब नई चीज क्या आने वाली। हालांकि मेरे को नया रोग जो लेटेस्ट मिला है जी, वो भी एक बड़ा डिफरेंट है। 2 साल पहले मैं डायग्नोज हुआ हूँ अर्ली साइंस ऑफ पार्किंसन से जी। अब यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि पता नहीं, हो सकता है कि मेरा जो मजाक करता था वो मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि मैं हमेशा बोला करता था कि माई लेफ्ट साइड इज नो मोर राइट एंड माई राइट साइड इज नो मोर लेफ्ट। क्योंकि राइट साइड में चोट है, टांग कटी हुई है, और लेफ्ट साइड में जो है उसमें इंजरीज हैं बहुत सारी। तो भगवान ने बोला, यार एक काम कर, थोड़ा सा और ले ले। अब मेरी राइट ब्रेन में थोड़ा सा डोपामाइन सिक्रेशन कम हुआ, जिसके कारण जो रीजन होता है पार्किंसन का, जी जी बहुत थोड़ा ही है, लेकिन वो थोड़े ने मेरे को हिलाया हुआ है जी। क्योंकि एक लेफ्ट साइड की टांग ही तो है जिससे बैलेंस बनाना है, राइट साइड से बनता नहीं जी। वो पहले भी इंजर्ड थी, अब उसके ऊपर इम्पैक्ट आ गया, तो उसमें थोड़ा कंपन या थोड़ी स्टिफनेस होने लग गई है। तो राइट साइड इज नो मोर लेफ्ट, लेफ्ट साइड इज नो मोर राइट। अब भगवान ने दिया तो हमने उसको ग्रहण कर लिया, सिर मत्थे पे जो आपकी रजा। अब उतना ही उस शरीर को, उस हिस्से को थोड़ा रगड़ने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ ताकि काबू में रहे। प्राणायाम, हार्टफुलनेस, ये सब फॉलो करने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ी पीस बनी रहे, स्ट्रेस से दूर रहूँ जी। और उन लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया इस चक्कर में जिनके कारण स्ट्रेस होती थी। जैसे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके कारण आपको जबरदस्ती की स्ट्रेस पैदा होती है। तो जब आपको मालूम है कि स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर मी, स्पेशली मतलब वो तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, हाँ। लेकिन मेरी ये पार्किंसन वाली डिजीज में अगर स्ट्रेस होगी तो उतना वो प्रोग्रेसिव डिजीज है, हाँ, ये ठीक नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ती हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ, तो उसकी प्रोग्रेस को क्यों बढ़ाना जी। तो हमने उन चीजों से दूरी बना ली जिन चीजों से हमारे को स्ट्रेस होती है, कोई मौका नहीं देना जी। खैर, ये बहुत बड़ी बात है, जो परिस्थितियां आपके लिए विषम हैं उनको आपने छोड़ा, लेकिन जो विषम परिस्थितियां आ गई उनको बड़े प्यार से आपने गले लगाया। उनको और आप दूर नहीं कर सकते ना, तो जब आप किसी चीज को हटा नहीं सकते, किसी चीज को दूर नहीं कर सकते, तो आप गले लगा लीजिए, क्योंकि आपने अपने आप को पीसफुल रखना है जी। और पीस मेंटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लो,
उसमें फिर अब आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हो वो कोशिश करो। अब देखिए भगवान ने पार्किंसन दिया, उसके अगले साल ही मौका दे दिया कि जाओ भाई साहब, जाओ अमेरिका में जाओ, हवाई जहाज उड़ा के आ जाओ। अब बाएं हाथ जहाज उड़ाते हैं आप? मतलब उड़ाना सीख लिया है, उड़ाता नहीं हूँ। आपने सीख लिया है? कितने दिन में सीखा? मुझे लगे थे 4-4.5 महीने लगे थे। लैंड वैंड कर लिया कई बार, मैंने 297 आवर्स की फ्लाइंग कर चुका हूँ। मेजर डीपी सिंह हमारे साथ हैं, या कोई ऐसे चमत्कारी पुरुष समझना बड़ा मुश्किल है। और भी कुछ हो तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आप बता दें सिंह साहब। नहीं, और तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं भगवान को पूछता रहता हूँ कि अब और क्या कराना है। इसके बाद तो डायरेक्ट ऊपर का ही टिकट लगता है। दोस्तों ये बता दें कि जैसे ही सिंह साहब से बात हुई और इन्होंने कार्यक्रमों की चर्चा की और ख़ास तौर से बुआ की जब बात की, तो वाकई लगा कि हमारी मुलाकात तो आधी ही हो गई फ़ोन पर ही। और फिर ये जब रिकॉर्डिंग का समय आया तो वाकई बहुत अच्छा लगा। आप कब से सुन रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया कि कोर्समेट्स के साथ एक अलग तरीके का रिलेशनशिप होता है ना जी, वैसे ही उस रेडियो के साथ और ऑल इंडिया रेडियो के खासकर विविध भारती के साथ ये रिलेशनशिप है। क्योंकि मनोरंजन के बहुत कम वसीले हुआ करते थे एक ज़माने में। टीवी भी बाद में आया लेकिन रेडियो बहुत पहले से था जी। और मुझे तो म्यूज़िक के साथ बहुत लगाव है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है एक टाइम था जब मेरा ये सपना था कि मेरे एक हाथ में गिटार हो और एक हाथ में गन हो, कि मैं म्यूज़िक भी सीखूं और फौज में भी जाऊं। लेकिन वो बाई चांस की बात है कि एक टाइम वक्त आया कि दोनों में से एक चीज़ चुननी पड़ी मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो म्यूज़िक की तो कोई उम्र नहीं है, लेकिन फ़ौज की उम्र बीत जाएगी, तो मैंने फ़ौज का रास्ता चुना। तो विविध भारती के गाने, विविध भारती की बातें और सखी सहेली में आपसे जुड़ाव, मतलब गर्लफ्रेंड तो शायद कम है लेकिन सखी सहेली के साथ जुड़ाव मेरा बहुत है। क्या बात है, ये बहुत सम्मान की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब कोर्समेट की बात कर रहे हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा कौन सा गाना आप लोग गाते थे? वहाँ की मस्ती और बातें ही अलग होती हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो वहाँ का एक गीत हो जाए। सत्ते पे सत्ता पिक्चर का जो इकट्ठे मिलके गाते हैं ना, वो कौन सा गाना है? दुक्की पे दुक्की हो, ये नहीं। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। बत्तियाँ बुझा दो। अरे बत्ती तो बुझा दे यार। बत्तियाँ बुझा दो कि नींद नहीं आती है। बत्तियाँ बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। बत्तियाँ बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा।
प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा। आखिर क्या है ऐसी मजबूरी, अरे मिल गए दिल फिर भी क्यों है ये दूरी। अरे दम है तो उनसे ही निकले आएंगे, अरे जीना घर वालों ने अगर मंजूरी। दम है तो उनसे जी निकले आएंगे, अरे जीना घर वालों ने अगर मंजूरी। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल घर आए कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर आए कोई ये बताए क्या होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी मोड़ पर हम खड़े हैं और यहाँ से हम दोस्तों से इजाजत चाहेंगे। मेजर देवेंद्र पाल सिंह जी, बहुत बहुत आपको सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आने थैंक के यू सो लिए। मच जी। जय हिंद। सब सुनने वाले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। भारतीय होने में बड़ा गर्व होता है। भारतीयों को भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। जय हिंद। जय हिंद। आज के मेहमान, इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कारगिल योद्धा मेजर डीपी सिंह के अदम्य साहस और वीरता की बातें। बातचीत कर रही थी रेणु चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।